अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंधु की। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के चलते ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया और इसके तहत 110 भारतीयों का पहला जत्था आज दिल्ली पहुंचा है, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। सकुशल देश वापस आने के बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। हमें बहुत अच्छे से निकाला गया वहाँ से। एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। इवैक्यूएशन बहुत ही अच्छा हुआ। इंडिया ने बहुत हमारा ख्याल रखा। They evacuated us really quick. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया। हाथों में तिरंगा और चेहरे पर सकुशल वतन वापसी की खुशी। ये वो 110 खुशनसीब भारतीय हैं जिन्हें ईरान से रेस्क्यू करके लाया गया है। ये सभी भारतीय छात्र आज विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे, जिनमें 94 जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 16 लोग अन्य 6 राज्यों से हैं। ईरान से लौटने वाले छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें ज्यादातर छात्र ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए थे। देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, जिस बीच हजारों ही भारतीय विद्यार्थी जो खास कर मेडिकल की शिक्षा के लिए ईरान जाते हैं, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, उनको निकालने की ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। उसी को देखते हुए जो पहला एक बैच था विद्यार्थियों का, 110 विद्यार्थियों का, वो भारत लौट आया है और उनके माँ बाप भी आए हैं उनको लेने के लिए, उनके रिश्तेदार भी आए हैं उनको लेने के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छे से निकाला गया वहाँ से। एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया हमें। किस शहर में थी यहाँ पर आने? उर्मिया। क्या कोर्स कर रही हैं आप वहाँ पर? MBBS। वहाँ हम डरे हुए थे, क्या पता जो है अर्मीनिया बॉर्डर है, क्या पता वहाँ पे कुछ हो जाए, लेकिन इंडिया ने बहुत हमारा ख्याल रखा। हमें अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ अच्छे से था। होटल सब बहुत अच्छा था अर्मीनिया के अंदर। एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की और दे हेल्प अस आउट वेरी मच एंड हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हमारे पासपोर्ट सबको अच्छे से चेक किया और जो है हमारी फ़्लाइट का इंतज़ाम कराया और हमें सेफली यहाँ लेकर आए। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच में हर गुजरते दिन के साथ जंग और भीषण होती जा रही है। इस जंग के बीच हजारों भारतीय ईरान और इजरायल में फंसे हुए हैं। खबर है कि अकेले ईरान में ही 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा छात्र हैं। ऐसे में भारत सरकार ने युद्ध के बीच से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है, जिसके तहत इन 110 भारतीयों का पहला जत्था आज दिल्ली पहुंचा। जंग का मंजर तो बहुत खतरनाक है वहाँ पे। अगर दिन ब दिन देखे जाए तो सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक हो रही है। यहाँ से ईरान भी मिसाइल डाल रहा है, वहाँ से इजराइल भी मिसाइल, तो रोज बरोज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी। दे इवैक्यूएटेड अस रियली क्विक। In 2-3 days we are in here, India. I am very happy. एम्बेसी ने 24/7 ये नंबर्स दिए हैं, तो हमने एम्बेसी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। हम एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे थे, तो एम्बेसी ने हमारी एम्बेसडर ऑफ जो तेहरान में हमारा एम्बेसडर है, उसने हमारा बहुत हेल्प किया। या फिर हम आर्मीनिया से आए तो वहाँ भी जो एम्बेसडर थी वो भी बहुत अच्छी है, उसने भी बहुत हेल्प किया। बट ये नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि बाकी बचे हुए भारतीयों को भी सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मिशन के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन खोली गई है और जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, ईरान से सभी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए और अधिक विमान भेजे जाएंगे। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। ऑपरेशन सिंधु कोई पहला अभियान नहीं है। इससे पहले भी युद्ध, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा,
या फिर महामारी जैसे हालात में जब भी विदेशों में भारतीयों पर संकट आया, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें सुरक्षित निकाला है। साल 2023 में ही सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था, जिसका मकसद हमास के साथ युद्ध के दौरान इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाना था। इसी तरह रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाया गया था। और अब ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात भारतीय वायुसेना की, जिसके लड़ाकू विमानों को जल्दी ही एक और घातक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। और इस मिसाइल का नाम स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, जो कि जंग के हालात में 100 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 को खरीदने के लिए जल्दी ही रक्षा मंत्रालय पहल कर सकता है। सुखोई, जगुआर, मिराज और तेजस जैसे फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के बेड़े की सबसे बड़ी ताकत है। मगर अब इन लड़ाकू विमानों की ताकत में और इजाफा करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत वायुसेना अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाने के मिशन में पूरी शिद्दत से जुटी है। जिसके लिए लड़ाकू विमानों के बेड़े को स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी 100 से लैस करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को खरीदने की दिशा में जल्द ही रक्षा मंत्रालय कदम बढ़ा सकता है। 100 अगर हमारी एयरफोर्स के पास आती है तो इससे एयरफोर्स की ताकत दुगनी हो जाएगी। आज की तारीख में ये जगुआर और इसके अलावा जो हमारे सुखोई 30 है मार्क 1, उनके ऊपर बिल्कुल टेस्ट कर ली गई है महाजन रेंजेस के अंदर बीकानेर के पास। वैसे तो जरूरत के मुताबिक वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें और बम हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बंदर के दौरान अपना दम दिखा चुके हैं। मगर जिस तेजी से जंग लड़ने के तौर तरीके और हथियार बदले हैं, उसे देखते हुए वायुसेना लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ हथियार प्रणालियों की तलाश कर रही है। ये तलाश इस स्वदेशी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन के जरिए पूरी हो सकती है, क्योंकि ये गाइडेड वेपन 100 किलोमीटर की दूरी तक पूरी सटीकता के साथ जमीनी टारगेट जैसे रडार, बंकर, हैंगर और रनवे को भेदने में सक्षम है। ये जो सिस्टम है एक बहुत ही हल्का एंड लाइट वेट है, 125 केजीज मात्र इसका वजन है। साथ ही साथ 100 किलोमीटर तक ये एक्यूरेट पिन पॉइंटेड टारगेटेड फायरिंग कर सकता है। तो इसकी वजह से जो हमारे एयरक्राफ्ट्स है, सुखोई 30 मार्क 1 हो या जैगुआर हो, इनको इस पर लैस किया जाएगा और 100 किलोमीटर के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स है, दुश्मन के जो रनवेज है, वहाँ पे जो उनके बंकर्स हैं, वहाँ पे उनके जो रडार सिस्टम्स है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और एयरक्राफ्ट्स और हैंगर्स को भी पूरा टारगेटेड फायर करके उसको नष्ट किया जा सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर अगर हम लोग देखें, या तो हम ऑपरेशन सिंदूर को देखें, या हम जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो वहां पे एयरफोर्स मिसाइल्स और जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के साथ जो पूरी लड़ाइयां चल रही हैं, वो एक बहुत मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा हो रखा है। बड़ी बात यह है कि इस हथियार को डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने सेना की जरूरत के हिसाब से बनाया है। इसका हल्का वजन और सटीकता इसे एक शक्तिशाली स्टैंड ऑफ स्ट्राइक सिस्टम बनाती है, जिसके जरिए वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी दूर से ही दुश्मन के जमीनी टारगेट को ध्वस्त किया जा सकेगा। 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है, हमारी जो मिसाइल बनाई है डीआरडीओ ने, और जो कि खासकर हैदराबाद के सेंटर से बनी है, इसका प्रोडक्शन जो है भारत डायनेमिक्स कर रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो ग्लाइड करके 100 किलोमीटर तक जाएगी, और इसको जो कंट्रोल किया जाएगा वो पूरा का पूरा जो सैटेलाइट का नेविगेशन है, एक्यूरेट
एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स के साथ में कंट्रोल किया जाएगा। यानी कोई मतलब ही नहीं उठता कि ये टारगेट पे ना पहुंचे। खबर तो ये भी है कि डीआरडीओ ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत सेना को 100 मिसाइलों की पेशकश की है। ऐसे में अगर रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर जल्द आगे बढ़ता है तो वायुसेना के लड़ाकू विमानों की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे 2 दिन बाद आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की। करीब 5000 साल के बाद योग साधना की शक्ति को विज्ञान भी मानने लगा है। योग सेहत को दुरुस्त रखने के लिए सबसे आसान जरिया है। योग करने की वजह से अनिद्रा, तनाव और एकाग्रता में सुधार आता है, शरीर में लचीलापन आता है और प्राचीन काल से ही योग भारत की संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों की वजह से योग आम लोगों की भी आदतों में शुमार हुआ है। दुनिया भर में योग के लाभ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। योग केवल अलग अलग आसन का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे 2 दिन पहले शरीर को स्वस्थ रखने वाली भारत की इस प्राचीन पद्धति ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना शुरू कर दिया है। आज से ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आ रहा है। भारत की प्राचीन परंपरा योग केवल तन की साधना नहीं है बल्कि मन की भी साधना है। 2 दिन बाद आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के हर इलाके में योग साधना की तैयारियां चल रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की तरफ से योग दिवस के आयोजन की योजना है। इसी सिलसिले में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वहां योगा अभ्यास का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योग की शक्ति का अनुभव किया। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए। भारतीय सेना ने काफ़ी अच्छा आयोजन यहाँ पे किया था। लोकली लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। तन मन से लोगों ने योग के अभ्यास किए, योग के अभ्यास को सीखा और जो भी अभ्यास आज करवाए गए सबने अच्छे से बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। ऐसे योग की अविरल धारा भारत में सदियों से बह रही है, लेकिन दुनिया ने अब जाकर योग का लोहा मानना शुरू किया है। सर्वसंतु निरामय के मंत्र पर चलने वाले भारत ने आज सारी दुनिया को अपने योग के रंग में रंग दिया है। उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान की योग साधना की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग की ताकत का एहसास करवाने के लिए लखनऊ के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जागृति का जरिया बन चुके योग के आसनों का अभ्यास किया। आम लोग भी 5000 साल पुराने इस विज्ञान को अपने जीवन में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। योग मतलब आप समझिए कि साइंस है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं उतना समझ सकते हैं और इसका कोई एंड नहीं है। ये मतलब आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, आप योग से उसको ठीक कर सकते हैं। योग जो है ईश्वर को प्राप्त करने की एक विधि है। कैसे योग को ईश्वर को प्राप्त करें, ये एक सिस्टम है। शरीर और दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने में योग का योगदान बड़ा साबित हो रहा है। ऋषि मुनियों के दौर में सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाला योग अब जन आंदोलन बन चुका है। उत्तर प्रदेश के चंदौली की ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। खुद को निरोग रखने के लिए चंदौली के लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों ने अनूठे योग मैराथन में हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज्यादा उत्साहित स्कूली छात्र छात्राएं दिखे। इसके अलावा योगाभ्यास के प्रैक्टिस सेशन का भी आयोजन किया गया ताकि लोग योग दिवस के लिए तैयारी कर सके। उत्तर प्रदेश में भी योग दिवस समारोह बड़े पैमाने पर होने वाला है।
इसमें 4075 स्थान चयनित किए गए हैं। 400 योग पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज़्यादा योग ट्रेनरों के माध्यम से और समाज में जो योग के प्रशिक्षक हैं सामाजिक संस्थाओं के, उनके सहयोग से पूरे समाज को जागृत करने का काम किया गया। योग वो शक्ति है जो मानव जीवन को सभी रोगों और विकारों से दूर रखती है। इसकी मदद से मनुष्य अपने शरीर को फिट रखने के साथ मन को शांत भी रख सकता है। प्राचीन काल से ही योग भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। कभी ऋषि मुनियों तक सीमित रहने वाला योग अब आम के साथ खास लोगों की भी आदतों में शुमार हो रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी जमकर योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ योग के आसनों के लाभ उठाते दिखे। शरीर को स्वस्थ, लचीला, मन को शांत और एकाग्र बनाने वाले योग आसनों को करने के बाद उन्होंने आम लोगों से योग दिवस समारोह में भाग लेने की अपील की। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत बड़ा आधार है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि योग को अपनाकर अपने स्वस्थ जीवन को और मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। भारत में एक बड़ी आबादी अब भी ऐसी है जिसकी दिनचर्या में योग शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो योग का अभ्यास करना तो चाहते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से कर नहीं पाते। ऐसे ही लोगों को प्रेरित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है। इस सिलसिले में यहाँ 3 दिन के योग महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिल्लीवासी शामिल हुए। जो योग कभी सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रतीक था, आज दूसरे देशों में भी बड़ी पहचान बना चुका है। और इसका श्रेय हमारे योग गुरुओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, जिनके प्रयासों की वजह से भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर योग को विदेशी जमीन पर भी इंटरनेशनल पहचान मिल गई है। 21 जून से जुड़ी इन सभी तैयारियों का मकसद न केवल देश की सामूहिक योग भावना की झलक को पेश करना है, बल्कि साल के बाकी 364 दिनों में भी योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस युद्ध की जिसकी तस्वीरें आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में ताजा हैं। करगिल का जिक्र होते ही 1999 में हुई जंग की तस्वीरें आंखों में तरने लगती हैं। इस जंग से जुड़े बहादुरी के कई ऐसे किस्से हैं जो आज की पीढ़ी को सुनाए और बताए जाते हैं। इन्हीं किस्सों में एक है तोलोलिंग विजय, जहां सेना ऑपरेशन विजय की वर्षगांठ मना रही है। इस विजय के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेना के एक दल ने तोलोलिंग चोटी तक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 37 जवान तोलोलिंग चोटी पर पहुंचे और 1999 की जंग में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाजों को याद किया। तोलोलिंग की चोटी पर गूंजा भारत मां का जयकारा। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंची तोलोलिंग की चोटी पर जवानों ने फिर लहराया तिरंगा। ये अभियान सेना की फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन ने चलाया। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक से इस अभियान का आगाज हुआ। 26 साल पहले भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को पटकनी देकर एक इतिहास रचा था। ये युद्ध जून के महीने में ही 26 साल पहले लड़ा गया था और दुनिया और देश की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर। इस जंग की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी से हुई थी। उसी तोलोलिंग पहाड़ी पर उन 37 सेना के यूनिट्स के जो नए जवान और अग्निवीर है, उन्होंने उन शहीदों को नमन करने के लिए और याद करने के लिए तोलोलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया और करगिल वार मेमोरियल से तोलोलिंग की उस चोटी पर पहुंचे और वहां पर तिरंगा फहराया जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने 26 साल पहले कब्जा जमाया था।
इस दल में सेना के 37 जवान शामिल रहे, जो बर्फ से लदी चोटी और कुदरत से मिलती चुनौती के बावजूद तोलोलिंग की तरफ बढ़ते रहे। इन्होंने हर चुनौती को पार कर अपना सफर पूरा किया। इस अभियान के जरिए 1999 के कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। ये वही रास्ता है जो आज से 26 साल पहले रात के अंधेरे में हमारे फौजी भाई यहाँ से तोलोलिंग के लिए पड़ाव दिया उन्होंने। तो अभी तो दिन है, दिखाई देते हैं कहाँ क्या है, पर उस वक़्त स्थिति ये थी, रात थी, अंधेरे थी और साथ ही वो जो तोलोलिंग है आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ से फायरिंग भी हो रहे थे। यह अभियान महज पहाड़ की चोटी को फतेह करना मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं को साहस और बलिदान की कहानियां बताने का जरिया भी है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक ऐसी खबर जो किसी खुशखबरी से कम नहीं। दरअसल वाराणसी की लोकप्रिय और लंका क्षेत्र में रविदास गेट के सामने चाची कचौरी की दुकान एक बार फिर से शुरू हो गई है और इसके बाद से उन सभी स्वाद के शौकीनों में खुशी की लहर है जो इस कचौरी के मुरीद हैं। ये भी बता दें कि 2 दिन पहले सड़क चौड़ीकरण को लेकर चाची कचौड़ी की दुकान समेत पहलवान लस्सी और कुल 35 दुकानें जमींदोज कर दी गई थी, क्योंकि 6 लेन सड़क बनानी है। चाची कचौड़ी की दुकान के टूट जाने से उनके चाहने वाले काफ़ी मायूस थे, लेकिन अब एक बार फिर से ठीक पुरानी दुकान यानी कि मलबे के सामने चाची कचौड़ी की दुकान खुल गई। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि लगभग 110 साल पुरानी बनारस की चाची की कचौड़ी की दुकान न केवल जो बनारस बल्कि यूँ कहें विश्व प्रसिद्ध है, एक बार फिर से खुल गई है। क्योंकि 17 तारीख की देर रात PWD की तरफ से रोड चौड़ीकरण के तहत उनकी दुकान को तोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ से 6 लेन भेलूपुर चौराहे तक बनाया जाना है, जिसके तहत ये दुकान और साथ ही साथ पहलवान लस्सी की दुकान को भी जमींदोज कर दिया गया। कुल 35 दुकानें जो रामलीला मैदान में थी उनको हटा दिया गया। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि एक बार फिर चाची की कचौड़ी की दुकान सज गई है और तमाम कचौड़ी के स्वाद को पसंद करने वाले, उनके स्वाद को सराहने वाले लोग एक बार फिर से इस कचौड़ी के स्वाद को ले पा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक विरासत के तौर पे इस दुकान को देखा जाता रहा और माना जा रहा था कि जब इस पे बुलडोजर चल रहा था तो लोग बहुत दुखी थे, लेकिन एक बार फिर से ये दुकान शुरू हो गई है। नहीं कि ये बनारस में डॉक्टर मेहता, मैं यहाँ लगभग 50 साल हो गए मेरे को, जब से मैं आया हूँ इनको देखते आ रहा हूँ। हाँ, ये जगत चाची थी और ये चाची थी। हाँ, इनका सुनने में आता है, जो मैंने सुना था कि शायद ये दही वगैरह लेके बेचा करती थी इसी सड़क पे, और वहाँ से लेकर के इनको ये जगह आवंटित हुई मान जी द्वारा, और तब से लेके आज तक जो इन्होंने इस दुकान को चलाया है वो आज मेरे ख्याल से बनारस ही नहीं, इट इज़ थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। द वर्ल्ड नोज ऑफ चाची कचौड़ी जलेबी वाली। चूँकि हम लोग जो है यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और छात्र जीवन में भी जब बच्चे थे तब भी चाची की जलेबी और चाची की कचौड़ी खाने के लिए विश्वविद्यालय से निकल कर हम लोग यहाँ आया करते थे। तो जो दुकान थी देख सकते हैं कि वो बोर्ड अभी भी वहाँ लगा है जिस पे लिखा है प्रसिद्ध चाची की दुकान, और 1915 की ये दुकान है और तभी से लेकर लगातार ये संचालित होती चली आ रही है। लेकिन जो कार्रवाई हुई बीते 2 दिनों में, उससे न केवल दुकानदार बल्कि क्षेत्रीय लोग और चाची की कचौड़ी का स्वाद चखने वाले न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले जो लोग हैं वे भी दुखी थे। लेकिन अब एक आस जगी है कि वो एक बार फिर से आपकी दुकान का स्वाद चख पाएंगे। क्या लग रहा है, जो पहले कारखाना था वहीं पे आप लोग किसी तरह सब कुछ मैनेज करके अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं? जी हाँ, पहले जहाँ कारखाना था वहीं पर मैनेज करके कचौड़ी की दुकान आज से खुल गई है। जहाँ पहले पुरानी दुकान थी उसके ठीक सामने पहले कारखाना था, अब इसमें हम लोग शिफ्ट हो गए, आज से चालू हो गया है। और आइए बनारस आइए तो चाची की दुकान ज़रूर आइए। चाची की दुकान 110 साल पुरानी ये भी है
और यहाँ स्वाद के लिए जाना जाता है, इतिहास है चाची का। हम तो मोदी जी से और योगी जी से यही कहते हैं कि भाई एक आध दुकान हम लोग को मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो 40 दुकानें थीं। तो जो निराशा थी, दुख था, लोगों में गुस्सा था कि विरासत की बुनियाद पर विकास की नींव रखी जा रही है, उन लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि वे सभी लोग जो चाची की कचौड़ी के स्वाद से वाकिफ़ थे, अब उनकी नई दुकान जो ठीक मलबे के सामने है, वहाँ पर आके इस स्वाद का लुत्फ़ उठा सकते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़।